हेलो डियर स्टूडेंट्स। किसी ने सच ही कहा है ए दोस्त कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। ज़िंदगी तो यूं ही काट लेता है हर कोई, लेकिन ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर में, और मैं आपका अपना प्यारा साथी, आपका अपना टीचर नरोत्तम सिंह फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो कंसेप्ट में बात करने जा रहे हैं बेटा स्नेल्स लॉ की। किसकी बात करेंगे? स्नेल्स लॉ की, जो कि रिलेटेड है किससे? रिफ्रैक्शन से। तो बेटा रिफ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं। रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा है कि जब कोई लाइट रे ट्रैवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट went from its actual path. This phenomena is known as refraction of light. जब कोई प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किरण अपने पथ से भ्रमित हो जाती है, अपने पथ से कुछ मुड़ जाती है। यह घटना क्या कहलाती है? ये घटना होती है प्रकाश का अपवर्तन। तो बेटा हम अपवर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं, हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्नेल्स लॉ के बारे में। हमने अपने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें आपको बता चुके हैं हम कि जो डेंसर और रेयरर मीडियम है वो किस तरीके के होते हैं। आज हम केवल और केवल चर्चा करेंगे किस पर? स्नेल्स लॉ पर। तो बने रहिएगा वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। और आज हम बड़े अच्छे से चर्चा करने जा रहे हैं स्नेल्स लॉ पर। तो बेटा स्नेल्स लॉ क्या है? जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है लाइट का, कि जैसे मान लीजिए ये कोई आइसोलेटेड लेयर है जो दो मीडियम्स को क्या कर रही है? आइसोलेट कर रही है। ये कोई मीडियम है, मान लीजिए फर्स्ट मीडियम फर्स्ट एंड दिस इज द मीडियम सेकंड। ये कोई माध्यम दूसरा है, माध्यम एक और माध्यम दो। इसको ऐसे के बजाय हम ऐसे लिख देते हैं। चलिए ऐसे लिखने के बजाय इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकंड, मीडियम एक और मीडियम दो। और ये जो आइसोलेटेड लेयर है इसके परपेंडिकुलर मैं एक प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ, या हम ये कह दें एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये बिल्कुल क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी इसके। क्लियर है बेटा? तो ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम नॉर्मल कहते हैं। और कोई लाइट रे जब इंसिडेंट होती है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो ये अपने एक्चुअल पाथ से, ये इसका एक्चुअल पाथ है, ये इससे बैंड हो जाती है, ये इससे बैंड हो जाएगी, या तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, या फिर ये क्या होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी, या तो यह अभिलंब से दूर क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी, और या फिर ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। ये घटना होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आपतन कोण है जिसको हम क्या बोलेंगे? ये है इंसिडेंट एंगल और ये है रिफ्रैक्टिव एंगल। ये रे होगी रिफ्रैक्टेड रे। इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया था। ये रे कौन सी है? ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये जो है ये इंसिडेंट रे है। ये है इंसिडेंट रे। क्लियर है बेटा? अब स्नेल्स लॉ की बात करते हैं। स्नेल्स लॉ क्या है?
ये रिलेटेड है किससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना है मैंने n1, इसका माना है मैंने n2। n2 डेंसर है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। डायग्राम के अकॉर्डिंग जो n2 है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो अपवर्तनांक है किसका? माध्यम 2 का, वो ग्रेटर है बजाय किसके? n1 के। इसीलिए जो लाइट रे है वो बेंड हो गई है किधर? नॉर्मल की तरफ, टूवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट रे ऐसे आई, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई और वो क्या हो गई? बेंड हो गई किधर? टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि जो मीडियम था ना सेकंड, ये डेंसर था किसके बजाय? इस फर्स्ट मीडियम के बजाय सेकंड मीडियम डेंसर था। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कोई सा भी मीडियम डेंसर हो सकता है, कोई सा भी रेयरर हो सकता है। अगर ये रेयरर होता, इसके कंपैरिजन में ये रेयरर होता तो क्या होती? अवे फ्रॉम नॉर्मल क्या होती? बैंड होती। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोगों ने हमारा प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको देख लीजिएगा, तब जाकर ये आपको स्नेल्स लॉ समझ में आने वाला है। ठीक है बेटा, तो बने रहिए वीडियो में बिल्कुल, अभी तो और भी चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है बेटा, तो अब स्टार्टिंग करते हैं किसकी? स्नेल्स लॉ की। ठीक है, यहाँ मैं इसको डेंसर मान के चल रहा हूँ n2 मीडियम को, और मान लो जो लाइट रे है उसकी स्पीड यहाँ मीडियम फर्स्ट में है v1 और सेकंड मीडियम में उसकी स्पीड क्या है? v2 है। सेकंड मीडियम में क्या है? v2। एक बात बताइए बेटा, अब ये डेंसर मीडियम है तो v2 की स्पीड कम होगी, ये रेयरर है, हमने ऐसा कंसीडर किया है, ये रेयरर है, तो यहाँ लाइट रे है उसकी स्पीड क्या होगी? वो ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी किससे? कंपेरिजन टू मीडियम सेकंड। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ में 2 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कह दें हम, या स्नेल्स लॉ बेटा, सॉरी ये तो पूरा ही गड़बड़ हो गया, स्नेल्स लॉ नहीं है, हेडिंग हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। स्नेल्स लॉ इसी में पढ़ेंगे हम सेकंड में। स्नेल्स लॉ सेकंड में ही पढ़ेंगे। तो ये जो लॉ है ना, ये तो लॉ है कौन से? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, इसके बाद में बात करेंगे स्नेल्स लॉ की जो सेकंड लॉ है। ठीक है बेटा, रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है। फर्स्ट लॉ की बात करता हूँ मैं रिफ्रैक्शन की। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन सेम प्लेन। ये जो तीनों के तीनों जो होते हैं ये एक ही प्लेन में होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे ऐसे इंसिडेंट कर रही है और फिर इंसिडेंट के बाद ये ऐसे चली जाएगी, आपकी तरफ चली जाएगी, या फिर और कोई प्लेन में मोशन करेगी। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? एक ही प्लेन में होने चाहिए तीनों के तीनों। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ तो क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे are lies in same plane। तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, तीनों, ये तो हो गया इसका फर्स्ट लॉ। जैसा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था हमने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी तीनों की तीनों जो रे थी, मतलब नॉर्मल, इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे थी, वो तीनों की तीनों एक ही प्लेन में होती थी। तो उसी के जैसा ये है, उसी के अकॉर्डिंग
यहाँ भी फर्स्ट लॉ यही कहता है कि तीनों के तीनों जो हैं ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, तीनों के तीनों एक ही किस में होते हैं, प्लेन में होते हैं। अब मैं सेकंड लॉ की बात कर रहा हूँ जो कि अपना मेन जो लॉ है जो रिफ्रैक्शन में काम में आने वाला है। सेकंड लॉ है स्नेल्स लॉ। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ है स्नेल्स लॉ। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और हम ये भी कह सकते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ किससे रिलेटेड है? स्नेल्स लॉ रिलेटेड है ये जो एंगल होते हैं, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल, इनसे रिलेटेड है आपका कौन सा लॉ? स्नेल्स लॉ। एक ये जो स्पीड है लाइट की, इससे रिलेटेड है, और किससे रिलेटेड है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो अपवर्तन का जो दूसरा नियम है जिसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, ये आपका आपतन कोण और अपवर्तन कोण से संबंधित है। इसके साथ ही ये क्या है? ये प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक से भी संबंधित है। ठीक है बेटा, तो अब आगे चलते हैं, स्नेल्स लॉ की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल मीन्स साइन आई, एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल मीन्स क्या बोलेंगे? साइन आर। साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल will be equal to refractive index of second medium। क्या लिखा? रिफ्रैक्टिव, गौर करना बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n/1 where n/1 is the refractive index of medium second with respect to medium first। ठीक है बेटा, यहाँ जो n/1 है ये क्या है? ये द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू लिखते हैं हम n/1 अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। क्लियर है बेटा? तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी हमें केवल स्पीड वगैरह देखने के लिए, और कुछ ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। स्नेल्स लॉ है ये ही डिसाइड करेगा कि जो रे है, कौन सी रे? जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ मुड़नी चाहिए या फिर नॉर्मल से दूर मुड़नी चाहिए। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। साइन आई अपॉन साइन आर क्या लिखा है मैंने? n/1, और n/1 क्या है? देखो इसके बारे में चर्चा करते हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ n/1? n/1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स अपवर्तनांक, ध्यान रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू क्या होगा? मीडियम फर्स्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट n/1 है। और इसको लिखते कैसे हैं भाई? अब मैं 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहा हूँ, किसके रेस्पेक्ट में? 1 के रेस्पेक्ट में। तो भाई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे उसको तो हम हमेशा कहाँ लिखते हैं? कंपेयर करते हैं जब दो चीज़ों को, तो जिसको कंपेयर करते हैं उसको ऊपर लिखा जाता है, और जिसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं उसको नीचे लिखा जाता है। तो n/1 क्या लिखा जाएगा? n2 अपॉन n1।
क्लियर? ओके बेटा, वैसे ये जो स्नेल्स लॉ है उसको ऐसे याद रखने के बजाय एक और तरीका बताऊंगा, आप उस तरीके से याद रखिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। किस मीडियम से लाइट रे कौन से मीडियम में ट्रैवल कर रही है उस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो वैक्यूम से जा रही है, वो मीडियम से जा रही है, कहाँ जा रही है, सेकंड में जा रही है या फर्स्ट में जा रही है, इन बातों का कोई असर नहीं होगा और इसमें कन्फ्यूजन भी जनरेट नहीं होगा, कन्फ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो बातों को गौर से सुनते जाइए। क्यों? क्योंकि हमें वो कदम चलने हैं ताकि निशान बन जाए। हाँ, चलो कदम ऐसा, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए और ज़िंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं। n21 इज इक्वल टू लिखा हमने n2/n1। क्लियर है? चलो अब n21 को मैं ये लिख देता हूँ n2/n1। ठीक है, और इसका रिलेशन स्पीड से कैसे है देखो, n2 इज मोर डेंसर विद रेस्पेक्ट टू n1। अगर वो डेंसर है तो यहाँ स्पीड भी एक दूसरे के क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो मैं इसको लिखूँगा v1/v2। n2/n1 को क्या लिखा जाएगा, v1/v2। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लाइट रे की स्पीड के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब स्नेल्स लॉ में रख देता हूँ इस वैल्यू को, क्या लिखूँगा, sin I/sin R लिखा, n21 को क्या लिखा, n2/n1 इज इक्वल टू v1/v2 लिख दिया। तो ये आ गया अपना फाइनली स्नेल्स लॉ, जो हर जगह काम में आने वाला है। रिफ्रैक्शन में तो लगभग हर जगह ही ये काम में आएगा। और इसको याद रखने का तरीका और बता देता हूँ बेटा। याद इसको कैसे रखोगे आप, कुछ इस तरीके से, यहाँ n1 को sin I से मल्टीप्लाई कीजिए, मीन्स n1 sin I। ये होता है वैसे स्नेल्स लॉ, n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R। मतलब दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के साथ और फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले के साथ। तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस तरीके से अगर स्नेल्स लॉ को लिखोगे तो आपको कन्फ्यूजन होने वाला नहीं है। तो बेटा क्या करना है, अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं कि लाइट रे कैसे बैंड होती है और कैसे नहीं होती है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके बेटा जी, तो इसको क्या किया जाए, इरेज कर दिया जाए। इरेज कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक तो कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, स्नेल्स लॉ क्लियर होगा। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम लाइट की बैंडिंग पर। लाइट कैसे बैंड होती है देखो, अगर ये कंसेप्ट समझ लिया ना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल क्लियर होने वाला है। कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ूंगा बेटा आपके लिए कि कहीं कोई डाउट रह जाए। तो देखिए, हमने स्नेल्स लॉ लिखा था n1 sin I। अब गौर करना बेटा, n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R। ये फॉर्मूला हम काम में लेने वाले हैं। अब फर्स्ट पॉइंट में बात कर रहा हूँ, when light ray travels from rarer to denser medium। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, when light ray travels from rarer to denser medium then it went towards the normal। ये जो लाइट रे है ना,
रेयरर टू अगर डेंसर, ये मीडियम अपना क्या है, रेयरर है, मीन्स ये मान लेता हूँ मैं N1 मीडियम अपना रेयरर है और N2 जो मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है वो क्या है, वो डेंसर है। देन लाइट रे वेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल, देन लाइट रे क्या होती है, नॉर्मल की तरफ वेंड हो जाती है। ये नॉर्मल के साथ में एंगल I और ये एंगल R। ऐसा क्यों होता है, देखिए अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R, ये LHS की वैल्यू RHS के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ N2 डेंसर है किससे, रेयरर से, इसलिए N2 विल बी ग्रेटर देन टू N1, N2 की वैल्यू N1 से ग्रेटर होने वाली है। अब एक बात बताइए मुझे, अगर N2 की वैल्यू ग्रेटर है, स्नेल्स लॉ ये कह रहा है N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R, बताइए बेटा अगर N2 ग्रेटर है किससे, N1 से, तो क्या होने वाला है, वैल्यू दोनों की इक्वल रहने वाली है। अगर N2 बढ़ेगा तो R घटेगा, अगर N1 घटेगा तो I बढ़ेगा। बात आई समझ में, मीन्स I की जो वैल्यू है वो R से क्या रहने वाली है, ग्रेटर रहने वाली है, इसलिए ये एंगल ज़्यादा होगा और ये एंगल कम होगा। आई बात समझ में, दोनों जो हैं टर्म्स वो एक दूसरे के इक्वल हैं, इसीलिए इनकी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, मीन्स LHS RHS के इक्वल होना चाहिए। अब एक बात बताइए, अगर N2 ग्रेटर है, N2 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है किससे, विद रेस्पेक्ट टू N1, देन ये वैल्यू बढ़ रही है, ये घट रही है, तो टर्म्स को इक्वल करने के लिए I तो बढ़ेगा और R को क्या होना है, घटना है। इसलिए जो लाइट रे है वो बैंड होती है किसकी तरफ, किसकी तरफ बैंड होती है, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। क्लियर है बेटा। अब बात करते हैं, अगर लाइट रे ट्रैवल कर रही है कहाँ से कहाँ तक, अगर लाइट रे ट्रैवल करती है डेंसर टू रेयरर, मीन्स N1 डेंसर एंड N2 रेयरर, N1 is denser and N2 is rarer, then light ray went towards the away from normal, then light ray went away from normal, लाइट रे बैंड हो जाती है नॉर्मल से दूर, क्यों 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 क्यों, देखो यहाँ सेकंड केस है, सेकंड केस क्या लिख रहा हूँ मैं, when light ray travels from denser to rarer, denser to rarer, ओके बेटा क्लियर। देखिए when light ray travels from, oh my god, denser to rarer, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, डेंसर टू रेयरर, ठीक है, लाइट रे ट्रैवल कर रही है, ये डेंसर है ये रेयरर है, N1 विल बी ग्रेटर देन टू N2, N1 ग्रेटर होगा किससे, N1 से, सो बाय स्नेल्स लॉ N1 साइन I, R कहाँ से आ गया, I की जगह R लिख रहा हूँ बेटा, N1 साइन I इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, N2 साइन R, क्लियर, N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R। यहाँ क्या होने वाला है, N1 इज ग्रेटर देन टू N2, टर्म्स को इक्वल करना है, तो जो I होगा वो ऑटोमेटिकली घट जाएगा, R ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तभी तो इक्वल आएंगे। इसलिए यहाँ क्या होने वाला है, R इज ग्रेटर देन टू I, मतलब रिफ्रैक्शन एंगल इंसिडेंट एंगल के क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यही रीज़न है बेटा इन एंगल्स के ग्रेटर और स्मॉलर होने के आपस में, कब तो लाइट रे कब तो नॉर्मल की तरफ झुकना चाहिए और कब नॉर्मल से दूर मुड़ना चाहिए, तो उसके पीछे ये राज है, ठीक है। तो इस राज को ऐसा कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ओके बेटा हो गया।
हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये जो कंसेप्ट है स्नेल्स लॉ से रिलेटेड ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इस चैनल के बारे में जान सकें और इसका बेनिफिट ले सकें। और हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो नाराज़ ना हों, क्योंकि ये जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ इसमें ऐसा कुछ नहीं है बेटा कि अगर कहीं इंग्लिश टर्म्स ज़्यादा यूज में आ रहे हों तो इतना तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। मैं पूरा लगभग जहाँ तक कोशिश होती है मैं हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप इसको देखकर समझ नहीं सकते, इसमें दोनों जो वीडियोज़ हैं वो मिक्सिंग में बनाए जा रहे हैं। उसमें इंग्लिश जो टर्म्स हैं उनका यूज किया जा रहा है, लेकिन साथ में मैं आपको हिंदी टर्म्स भी इसमें समझा देता हूँ। तो बेटा हिंदी मीडियम्स के लिए भी इस चैनल को देखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना इसको, हमें सपोर्ट दीजिए बेटा, जितना हो सके हमें सपोर्ट कीजिएगा हमारे चैनल को। और मिलते हैं फिर नए कंसेप्ट के साथ, तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए, ठीक है। और देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।